इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन हाल ही में मुंबई में किया गया और इसका केंद्रीय विषय था कि सतत और हरित समुद्री विकास कैसे हो सके। अब इसी में दुनिया भर के उद्योगों से जुड़े हुए, जो समुद्री उद्योग है उससे जुड़े हुए जो प्रतिनिधि है वो इकट्ठे हुए। इन्हीं प्रतिनिधियों में एक प्रतिनिधि थे नॉर्वे के। नॉर्वे की प्रतिनिधि मैरियन सिवर्टसन नेस भी यहां पर उपस्थित थी। अब नॉर्वे के प्रतिनिधि का उपस्थित होना एक सामान्य बात नहीं है। दरअसल नॉर्वे और भारत दो ऐसे समुद्री साझेदारी, और वो भी हरित समुद्री साझेदारी की दिशा में बढ़ते हुए ऐसे देश हैं जिनके बीच की साझेदारी में काफी व्यापक संभावनाएं हैं। इसकी पृष्ठभूमि भी है, संभावनाएं भी है, और दोनों देशों के बीच की जो साझेदारी है वो कैसी है, किन किन क्षेत्रों में है, कैसे ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, इसी विषय पर आज की चर्चा केंद्रित होगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की। ग्रीन शिपिंग, भारत और नॉर्वे। ग्रीन शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो दरअसल ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जो समुद्र से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है उस दिशा में हम उस अर्थव्यवस्था से लाभान्वित भी होते रहें, लेकिन उसको नुकसान भी ना पहुंचे। तो इसके लिए जो समाधान है वो क्या है? समाधान ये है कि जो समुद्री अर्थव्यवस्था है उसको सतत होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इसी के लिए विभिन्न देश एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं। तो इंडिया मैरीटाइम वीक जो 2025 का हुआ, उसमें नॉर्वे की प्रतिनिधि का यहां पर भाग लेना भारत और नॉर्वे के बीच में हरित समुद्री साझेदारी का एक प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। सबसे पहले जरूरी है कि भारत और नॉर्वे के बीच में इस दिशा में जो दोनों के रिलेशन है उसकी पृष्ठभूमि को समझा जाए कि दोनों एक दूसरे को कैसे लाभान्वित कर रहे हैं। देखिए, पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? तो सामान्य समुद्री पहचान, यानी भारत की जो पहचान है कुछ मिलती जुलती वैसी ही पहचान नॉर्वे की भी है। कैसे? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो ओशियन नेशन दोनों हैं, यानी कि समुद्री राज्य या राष्ट्र दोनों हैं। कैसे? क्योंकि दोनों की तट रेखाएं बहुत बड़ी हैं, और तट रेखा बड़ी होने का मतलब क्या है? समुद्र से संपर्क दोनों का ही प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है, यानी कि जो समुद्री अर्थव्यवस्था है उसका एक बड़ा हिस्सा, यानी कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है दोनों ही देशों का। पहली चीज तो ये कॉमन है, यानी कि सिर्फ व्यापार और नौवहन का ही समुद्र केवल हम कह सकते हैं कि स्रोत नहीं होता है, बल्कि समुद्र जो है रोजगार, ऊर्जा और भोजन का भी एक स्रोत होता है। तो इस लिहाज से सामान्य समुद्री पहचान, यानी कि जिस तरह से समुद्र इंपॉर्टेंट है नॉर्वे के लिए, ठीक उसी तरह से भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो कारण ये है। दूसरा यह है कि दोनों ही देश इंडियन नॉर्वे ओशियन डायलॉग 2019 में दोनों ही देशों को करीब लाने में इस चीज का उल्लेख जरूरी है। 2019 में इंडिया नॉर्वे ओशियन डायलॉग हुआ, और ये क्या है भाई? तो इंडिया नॉर्वे ओशियन डायलॉग बेसिकली एक संस्थागत सहयोग है, और इसका एम है, इसका लक्ष्य है। क्या एम है? कि समुद्र में क्या है? समुद्र में विभिन्न समुद्री गतिविधियों के कारण जो प्रदूषण है वो काफी बढ़ा हुआ है। तो पहला तो यह है कि प्रदूषण को कम किया जाए। दूसरा लक्ष्य यह है कि जो सस्टेनेबल ओशियन मैनेजमेंट है, यानी कि जो सतत महासागर प्रबंधन है, दूसरा तो यह है कि सतत महासागर प्रबंधन किया जाए, यानी कि महासागर में जो गतिविधियां हैं वो सतत तरीके से हो, सस्टेनेबल तरीके से हो। तीसरा लक्ष्य क्या है? तीसरा लक्ष्य यह है कि हम ग्रीन शिपिंग करें, यानी कि जो शिपिंग हो रही है उससे जो कार्बन का एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, वो कम से कम हो। और ये लक्ष्य है कि 2050 तक जाते जाते कि वो शून्य के स्तर पर आ जाते। तो ग्रीन शिपिंग के लिए, हरित नौवहन के लिए भी प्रयास हो रहा है। तो तीसरा लक्ष्य क्या है? हरित नौवहन हो। अब ये जो चीजें हैं, ये लक्ष्य किसकी हैं? तो इंडिया और नॉर्वे के बीच में जो इंडिया नॉर्वे ओशियन डायलॉग है, इसके बीच में इसका लक्ष्य तय किया गया। अब इसी के तहत इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी का भी गठन हुआ था, जो कि दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा गया है, टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी। यानी कि ब्लू इकोनॉमी के लिए एक टास्क फोर्स बने और वो ये देखे कि जो नीली अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि समुद्र से जुड़ी जो अर्थव्यवस्था होती है, उसके लिए इस तरीके से काम किया जाए कि सस्टेनेबल तरीके से हम आगे बढ़ सके, समुद्री अर्थव्यवस्था से लाभ भी ले सके और समुद्र को नुकसान भी न पहुंचे। इसका उद्देश्य यह है कि सतत समुद्री प्रबंधन हो, प्रदूषण नियंत्रण हो और हरित नौवहन हो, ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा मिले। इसके अलावा नॉर शिपिंग 2024 एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कहां होता है? तो ये नॉर्वे में होता है, और नॉर शिपिंग नॉर्वे का एक सबसे बड़ा वैश्विक समुद्री कार्यक्रम है। नॉर्वे में ये होता है, उसकी जो कैपिटल होती है ओस्लो। आप जानते हैं कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और वहीं पर इसका आयोजन होता है, और 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? नॉर शिपिंग 2024 में कार्यक्रम ओस्लो में हुआ, और भारत को यहां पर एक अलग से आप देखेंगे कि इंडिया पवेलियन यहां पर बनाया गया, यानी कि भारत को इस समारोह में, इस कार्यक्रम में एक अलग से स्थान दिया गया। और उस जगह पर भारत ने क्या किया? तो अपने शिप बिल्डिंग
का प्रदर्शन किया, यानी कि जहाज निर्माण में हम कितने सक्षम हैं उसका प्रदर्शन किया। डिजिटल मैरीटाइम सॉल्यूशन का प्रदर्शन हुआ और साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ये सारी चीजें भारत ने यहां पर प्रदर्शित किया कि भारत में इन्वेस्टमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत को नॉर्वे ने यहां पर एक यथोचित सम्मान दिया। क्यों दिया? ऐसे ही सम्मान किसी को नहीं दिया जाता है, भारत के पास भी कुछ क्षमताएं हैं जिसकी वजह से भारत को सम्मान दिया गया। ये तो पृष्ठभूमि हो गई। अब हालिया पृष्ठभूमि, हालिया जो घटनाएं हैं उसकी भी चर्चा कर लें। अब देखिए हाल में इंडिया और ईएफटीए इनके बीच में क्या हुआ है, तो इनके बीच में हुआ है टेपा। टेपा यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया और ईएफटीए। ईएफटीए यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें कि कौन कौन से देश हैं? इसमें 4 देश अगर अभी देखें आप तो नॉर्वे, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, इसके अलावा है आपका आइसलैंड और इसके अलावा है आपका लिंचेस्टाइन। तो ये 4 देश जो है इसमें है। अब इनके साथ इंडिया और ईएफटीए यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें ये किया गया। और ये कब से प्रभावी हुआ? तो 1 अक्टूबर 2025 से ये क्या हुआ? प्रभावी हो गया। ये एग्रीमेंट, ये समझौता प्रभावी हो गया। अब इससे क्या होगा? इससे भारत और नॉर्वे के बीच, चूंकि इसमें ईएफटीए में भारत नॉर्वे भी है, तो भारत और नॉर्वे के बीच में निवेश और समुद्री सहयोग को एक नई दिशा इसके माध्यम से मिली। तो ये हालिया जो घटनाक्रम के अंतर्गत हम इंडिया ईएफटीए का जिक्र कर सकते हैं। दूसरा है इंडिया नॉर्वे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, जो मैरीटाइम मीटिंग हुई। ये कहां पर हुई? तो देखिए ये मीटिंग भी हुई है भारत में हुई है। और भारत में कहां पर हुई है? तो भारत में मुंबई में हुई है। और ये कौन सी मीटिंग थी? तो ये 10वीं मीटिंग थी, याद रखिएगा। तो ये जो ज्वाइंट मीटिंग हुई है यानी कि संयुक्त कार्य समूह की जो मुंबई में 10वीं बैठक हुई है, इससे क्या हुआ है? इसमें दोनों देश के जो मंत्रालय हैं वो इस बैठक में हिस्सा लिए, भाग लिए। यहां पर भी ग्रीन शिपिंग की चर्चा हुई यानी कि हरित नौवहन की चर्चा हुई। यहां पर मैरीटाइम ट्रेनिंग यानी कि समुद्री प्रशिक्षण कैसे दिया जाए बेहतर तरीके से, उसकी चर्चा हुई। शिप रिसाइकलिंग यानी जहाज पुनर्चक्रण की चर्चा हुई। आप जानते हैं कि शिप रिसाइकलिंग में जब जहाज बहुत, चूंकि बड़े जहाज होते हैं, ये जहाज जब इनका कार्य संचालन बहुत उचित तरीके से नहीं हो पाता है, जब ये जहाज लगता है कि अब खराब हो गए हैं, तो उनको क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है। उसमें लगी हुई जो उसके निर्माण में जो जितनी भी धातुएं लगी हैं, उन धातुओं का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए करने के लिए उसको रिसाइकिल किया जाता है। और दुनिया के सबसे बड़े रिसाइकलिंग हब के रूप में भारत की पहचान है। भारत में आप देखेंगे गुजरात में जो अलंग है वो एक रिसाइकलिंग हब के तौर पर जाना जाता है। साथ ही साथ यहां पर इसकी चर्चा भी हुई। और इसके अलावा जो समुद्री सुरक्षा है वो भी यहां चर्चा का विषय रहा। तो इंडिया नॉर्वे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का भारत में होना भारत के इंपॉर्टेंस को इस क्षेत्र में दर्शाता है। अब नॉर्वे की कई कंपनियां भारत में जहाज निर्माण और तकनीकी सहयोग में भी सक्रिय हैं। आपको ये जान के खुशी भी होगी कि जो शिप बिल्डिंग है यानी जहाज निर्माण है उसमें भारत अग्रणी है। और नॉर्वे की जो कंपनियां हैं वो भारत में क्या कर रही हैं? जो जहाज का निर्माण भारत में हो रहा है उसमें टेक्निकली वो सपोर्ट कर रही हैं, यानी तकनीकी सहयोग दे रही हैं। और आप ये आंकड़ा आपको बताएं कि नॉर्वे के लगभग 10% जहाज, मतलब नॉर्वे में जितने भी जहाज बन रहे हैं उसके 10% जो बन रहे हैं वो यहां पर बन रहे हैं, भारत में बन रहे हैं। अब कोचीन शिपयार्ड जैसे है, हाल ही में नॉर्वे की एक कंपनी है जिसका नाम है विल्सन एएसए। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है विल्सन एएसए। अब इस कंपनी ने भारत का जो सीएसएल है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, उसको 14 जहाज बनाने का ठेका दिया। अब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2024 में उडुपी कोचीन शिपयार्ड नाम की एक कंपनी है जो कि सीएसएल की ही एक सहायक कंपनी है, यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ही एक सहायक कंपनी है। नॉर्वे की कंपनी, यही वाली कंपनी विल्सन एएसए ने ही इसको एक कार्गो जहाज बनाने के लिए बोला था। और ये कैसा कार्गो जहाज था? उसकी क्षमता 3800 DWT थी। DWT क्या होता है? ध्यान रखिएगा, 3800 DWT यानी कि ये इसकी कैपेसिटी है। 3800 DWT का मतलब हुआ कि डेड वेट टोनेज जिसको बोला जाता है, यानी कि ये इसकी क्षमता है। तो इसका मतलब ये बड़ा जहाज बनाने के लिए अगर भारत की कंपनी पर विश्वास किया गया तो शिप बिल्डिंग की दिशा में भारत एक विश्वसनीय देश के रूप में है। तो नॉर्वे और भारत के बीच में ये हालिया घटनाक्रम जो बताए गए या जो पृष्ठभूमि बताई गई, ये इस बात का द्योतक है कि दोनों ही देश एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं। भारत नॉर्वे के ऊपर तकनीकी को लेकर और नॉर्वे भारत के ऊपर कुछ अन्य चीजों को लेकर विश्वास कर रहा है। अब देखिए दूसरी चर्चा हमारी होगी कि ग्रीन शिपिंग और सतत समुद्री अर्थव्यवस्था। अब देखिए ग्रीन शिपिंग और समुद्री अर्थव्यवस्था को लेकर यहां पर नॉर्वे
अगर हम देखें तो यहां पर भारत के लिए सहयोगी हो सकता है, क्योंकि अभी नॉर्वे की बात करें तो अमोनिया और हाइड्रोजन दो ऐसे वैकल्पिक ईंधन हैं जिस पर कि नॉर्वे काफी रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है, शोध को बढ़ावा दे रहा है। नॉर्वे ने एक दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन करने वाला एक कंटेनर जहाज बनाया था, स्वायत्त कंटेनर जहाज बनाया था, जिसका नाम क्या था, यारा बाइकर लैंड। दुनिया का पहला जीरो एमिशन ऑटोनॉमस कंटेनर शिप भी इसी ने बनाया था। और ये ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि नॉर्वे तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। इसी तरह से एक आस्को फेरीज है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलने वाली एक फेरी है, इसको भी बनाया था नॉर्वे ने। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्वे से हम टेक्निकली सपोर्ट ले सकते हैं अगर हम ग्रीन समुद्री साझेदारी की तरफ आगे देखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो भारत और नॉर्वे दोनों, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी दोनों ही देश जो हैं वो नेट जीरो फ्रेमवर्क जो है कि 2050 तक जाते जाते हम इस क्षेत्र में जीरो एमिशन करेंगे, तो उसके समर्थन में है। यानी कि कम से कम प्रदूषण जो होगा 2050 तक शिपिंग से नेट जीरो एमिशन जो होगा, उसके समर्थक दोनों ही देश हैं। तो ये दोनों के एक समान हम कह सकते हैं टारगेट भी है। अब दोनों देश एक दूसरे से लाभान्वित कैसे हो सकते हैं, तो देखिए दोनों, भारत की भूमिका क्या है, भारत का प्लस पॉइंट क्या है कि भारत एक तो शिप बिल्डिंग की दिशा में, रिपेयरिंग की दिशा में, ओवरहॉलिंग की दिशा में काफी सक्षम है। भारत के पास जो रिसाइकलिंग हब है वो इसकी एक क्षमता है। भारत के पास जो कार्यबल है, यहाँ पर वर्कफोर्स है, वो इसकी एक, हम कह सकते हैं कि इसका एक प्लस पॉइंट है। नॉर्वे की भूमिका क्या है, तो नॉर्वे के पास भाई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत कर सकता है। भारत अपने कार्यबल से अपने शिप बिल्डिंग उद्योग में इसका इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ अगर नाविक की बात कर ले तो अभी आप देखेंगे तो अगर नॉर्वे में आप देखेंगे तो जितने जहाज हैं उस पर तैनात होने वाले जो संख्या को देखेंगे तो दूसरे नंबर पर भारत आता है। भारतीय दूसरे नंबर पर है, सर्वाधिक संख्या ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है कि ये नाविक वही बनता है ना जो ट्रेंड होता है, जिसके पास जो समुद्री सुरक्षा से संबंधित या जो समुद्री जानकारी है वो सब कुछ उसको दी जाती है, तभी तो उसको फिल्टर करके, उसकी स्क्रीनिंग करके उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो कुशल हमारे नाविक हैं उनकी भी संख्या पर्याप्त है, जो कि इस बात का द्योतक है कि नॉर्वे की जो जहाजें हैं उन पर विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। लैंगिक समानता को लेकर भी दोनों ही जो देश हैं समुद्री क्षेत्र में, यानी महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, उसमें भी दोनों देश एक मत है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जहां एक तरफ नॉर्वे के पास टेक्नोलॉजी है, एक तरफ वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो भारत के पास उसका कार्यबल, उसकी शिप बिल्डिंग निर्माण की जो क्षमता है वो इसका प्लस पॉइंट है। इसी तरह से दोनों के बीच में जो कॉमन जो विजन है वो दोनों को एक मंच पर लाता है और भविष्य की राह को तय करता है। तो इसी के साथ अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, मैरीटाइम एसईओ कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए जहाजों की मरम्मत, विकल्प बी महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ाना, विकल्प सी शिपिंग नियमों में बदलाव या विकल्प डी विदेशी निवेश को आकर्षित करना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।